रूल 3 पे आए थे। कंडक्ट रूल का काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है और इस रूल को आपको जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए। रूल 3, रूल 3 देखिए, इसमें रूल 3 को जो कहा गया है वो कहा गया है जनरल रूल। जनरल का मतलब समझते हैं? जनरल बड़ा खतरनाक होता है कि मतलब सामान्य सारी बातें इसी में कह दी गई है। स्पेसिफिक जितने हैं पार्टिकुलर वो अलग अलग रूल में बात की गई है, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, आपका पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट रिलेटेड हो कि आप कर सकते हैं नहीं, या कोई एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हैं नहीं, या प्रॉपर्टी गिफ्ट जो भी है, वो सारे स्पेसिफिक रूल है। ये जनरल रूल्स है। जनरल रूल्स को हम नॉर्मली जो कंडक्ट रूल में आपके नंबरिंग है उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन रूल नंबर भी पूछते हुए आता है, तो यू शुड रिमेंबर इट कि रूल नंबर भी आपको इसी चार्ट से ध्यान रखने चाहिए। रूल नंबर 1 और रूल, इसके दो पार्ट है। दो पार्ट में जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसी फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो बातें की गई है वो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कहने को सिर्फ जनरल कह दिया गया, लेकिन बहुत सारी बातें आपको यहीं पे ही कर दी गई है। देखिए, इसके साथ साथ ही यहां पे एक चार्ट में और रख लेता हूं। ये चार्ट 3A, 3B और 3C है। अब इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पहला जो बातें आइए वो हम करते हैं रूल 3 में कि भाई जो 1 नंबर है इसका जो पैटर्न बनाया गया, इसमें कई सारे बातें कह दी गई। अब इतनी सारी बातें इसमें कह दी गई हैं, रोमन 1, 2, 3 कहा कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, इसका वर्डिंग देखिए, कहता है ऑल टाइम, मतलब ऑफिस आवर ही नहीं, सारे समयों में, आफ्टर ऑफिस आवर के बाद भी, अपने पूरे इंटायर लाइफ में, टिल, जब तक कि वो क्या है, गवर्नड अंडर सीसीएस कंडक्ट 1964। क्या करेंगे? एक इंडिकेटिव, नोट कह सकते हैं एग्जॉस्टिव, चूंकि इंटरप्रिटेशन इसका काफी बड़ा होता है। रोमन 1 से शुरू होता है और ये टोटल बढ़ते बढ़ते आपको रोमन एक्स 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 आई तक जाता है। 1, 2, 3 ऐसे करते करते डॉट डॉट मैंने कर दिया है। हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स देखें, कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की हम बात करें जो जरूरी है आपको जानना। सबसे पहला रोमन 1 कहता है कि जो आप लोग अपार में भी देखते हैं लिखा रहता है कि इंटीग्रिटी कैसी है, आपसे है कि आपकी जो इंटीग्रिटी होनी चाहिए वो कैसे मेंटेन करें। तो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मतलब उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट सर्वेंट को एट ऑल टाइम एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। आपका हमेशा सेकेंड डिवोशन टू ड्यूटी होना चाहिए। डिवोशन टू ड्यूटी करने ही पड़ते हैं, और अगर कई लोग बचते हैं वो ड्यूटी से, कहते हैं डायलेक्ट्री टैक्टिस यूज करके, वो नहीं करनी चाहिए। थर्ड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं करें, अब ये बहुत बड़ा है थर्ड, डू नथिंग, कहा ऐसा कुछ भी ना करें। You are moral government servant, so do nothing which is unbecoming। वर्ड यही इस्तेमाल किया गया है, अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। सोचिए कितना बड़ा रूल है, ऐसा कुछ भी ना करें जो अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है। मतलब यू शुड ऑलवेज बिहेव एज पर लैंड ऑफ लॉ,
यू शुड ऑलवेज बिहेव एज पर मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। ये सारे चीज आप में कवर हो जाते हैं अनबिकमिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा कुछ नहीं करें, सरकार के पास एक बहुत बड़ी टूल्स आ जाती है कि आप ऐसा ना करें, लिखा हो या ना लिखा हो कंडक्ट रूल में, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक डिवोशन टू ड्यूटी का एक एग्जाम्पल आपको कंडक्ट रूल में प्रॉपरली दिया हुआ है, जिसको आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन भी इस पे बन के आ सकते हैं। डिवोशन टू ड्यूटी में कई बार क्या होते हैं, हैबिचुअल फेलर ऑफ असाइन्ड वर्क। क्या होते हैं, हैबिचुअल फेलर, कभी टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं, ऑफ असाइन्ड वर्क, जो भी उनको असाइन्ड वर्क मिला है वो कर नहीं पाते हैं। और उनका जवाब क्या होता है, सर इज देयर एनी रूल्स अबाउट द वर्किंग स्पीड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि एट व्हाट पेस, एट व्हाट स्पीड गवर्नमेंट सर्वेंट शुड वर्क, इज देयर एनी रूल इन दिस रिगार्ड। अब आप इसमें क्या कहेंगे, है ही नहीं। बट यहाँ पे कंडक्ट रूल में है कि डिवोशन टू ड्यूटी, अब आपको बार बार काम मिलता है कि ये काम करिए, आप काम कर भी नहीं पाते हैं। हैबिचुअल फेलर है, एक बार दो बार का नहीं, जो काम करेंगे उनसे गलतियां होगी। हैबिचुअल फेलर जो हैं, असाइन्ड वर्क विद इन टाइम फ्रेम। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 4 साल में आप एक लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, विद इन टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक दिन 2 दिन में एटलीस्ट एक लेटर, एक फाइल बना के तो आप भेज सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम। ये क्या होता है, ये माना जाता है डिवोशन टू ड्यूटी। याद रखिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए जब भी आपको असाइन्ड वर्क मिले तो हमें करने हैं। मे बी स्पीड डिफरेंट वैरी करेगा फ्रॉम वन गवर्नमेंट सर्वेंट टू अदर, बट यू शुड डू योर बेस्ट। अब आगे आइए, ये 3 बातें आपको हमेशा उंगली पे याद रखनी है। जरा हम लोग रोमन 4, 5 भी कुछ जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। पूछता है, नंबर पूछ देगा, अगर इसका नंबर पूछे तो 3, 1 रोमन 3, रोमन 4 ऐसे कहेंगे। रोमन 4 में कहा गया है कि आपको सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करने हैं। मतलब सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा आत्मसात करने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करने हैं। एंड क्या करने हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करने हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत सारे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हम रूल तक की लिमिट रहेंगे। रोमन 5 देखिए, कहते हैं आपको क्या मेंटेन करने हैं, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको इनको मेंटेन करना गवर्नमेंट सर्वेंट की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये वर्ड जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहां पे भी आपको आएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आरटीआई पढ़ेंगे हर जगह आएगा। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। आप गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी चक्का जाम करने के लिए खड़े हो जाएंगे सड़कों पे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर मीन्स आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। देखिए, मॉरलिटी, मॉरलिटी आपको फॉलो करने हैं। डिसेंसी, कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ जी मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, ऐसा कर सकते हैं नहीं, आपको मॉरलिटी, डिसेंसी, इन सारे चीजों का ध्यान रखनी रोमन 5 में कहा गया है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि नंबर भी पूछेगा और आप लोग धोखा न खाएं, इसलिए। चलिए, रोमन 6 में का क्या कहा गया है, कहा ऑनेस्ट रहेंगे, आपको क्या रहना है, ऑनेस्टी फॉलो करना है, हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि सर कंडक्ट रूल तो छोटा है, बट इतनी बड़ी बात कह दी गई कि हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड। इथिक्स क्या है, इथिक्स अपने आप में नॉट गवर्न बाय रूल, इट इज मॉरलिटी और बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलॉसफी। तो एथिक्स अलग अलग भी हो सकते हैं, बट इन जनरल प्रिवेलिंग इथिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, प्रिवेलिंग इथिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको हाईएस्ट मॉरलिटी मेंटेन करने हैं, ऑनेस्टी मेंटेन करने हैं।
देखिए 6 के बाद जो 7 कहा गया, जिसपे हम लोग हो नहीं पाते हैं, वो कहा पॉलिटिकली आपको न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है? पॉलिटिक्स पे अलग से भी बात किया गया है। पॉलिटिकली क्या रहना है? न्यूट्रल। आपको ना राहुल गांधी, ना नरेंद्र मोदी, ना ये पार्टी, ना कॉकरोच जनता पार्टी, इस सबसे कोई मतलब आपको नहीं रखना है। ओन अप रखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग रखिए, बट इन पब्लिक फिर पॉलिटिकली आप न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है। दूसरा, आप अपने 8 के बाद देखिए 9, ये सब की वर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं, ताकि क्वेश्चन आए तो तुरंत आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये है। देखिए, आपको क्या रहने हैं? फेयर रहने हैं, इम्पार्शियल रहने हैं। हमेशा परफॉर्म ड्यूटी में आपको फेयर, इम्पार्शियल, किसी का पक्षपात नहीं करने हैं। ठीक है। आपको अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में फेयर रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे। मतलब क्या करेंगे? फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। क्या करेंगे? फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। मेरिट का मतलब क्या? रूल के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं जहां रिजर्वेशन अप्लीकेबल है तो रिजर्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, मेरिट मीन्स जिस अकॉर्डिंग जो रूल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। देखिए एक्स नंबर लास्ट, मैं 10 नंबर लिख रहा हूं, लास्ट नहीं कर सकते, लास्ट तो एक्स एक्स आई तक है। 10 नंबर में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो आपके अपार में भी मिलता है। अपार का एक कॉलम देखिएगा, रिस्पॉन्सिवनेस टू वीकर सेक्शन। आपको यहां पे कंडक्ट रूल में कहा गया है कि रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, टू वीकर सेक्शन, टू वीकर सेक्शन। ऑब्लिक में पब्लिक भी लिखता हूं, कंडक्ट रूल में पब्लिक के लिए भी बात की गई है। चलिए इधर जगह नहीं है, मैं पब्लिक भी साइड में लिखता हूं। पब्लिक वीकर सेक्शन, स्पेशली वीकर सेक्शन की बात की गई है। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस टू वीकर सेक्शन या पब्लिक है, ये आपका होना चाहिए। जब आप डिस्चार्ज, इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक। तो आपको जो भी काम करने हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट में करने हैं। अब काम भी तो कर रहे हैं, लेकिन करते करते आपका मन में कई बार आ जाता है कि हम ही तो कर रहे हैं। पब्लिक आई, हाँ जी बैठो, आप घूम रहे हैं बाहर, ऐसा नहीं। आपसे पब्लिक कह रही है कि भाई हमें ये चाहिए, इस काम के लिए हम आए हैं। तो आपने कहा कि ठीक है वेट करते रहो, हम ही तो जो करेंगे वो करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? प्रॉम्प्टनेस तो रखने ही रखने हैं, गुड बिहेवियर रखने हैं। ये आपका एक्स आई कहता है कि भाई हमेशा आप कैसा बिहेव करेंगे? गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर पोलाइट के साथ, कर्टिजाई के साथ। अच्छा, अलग अलग भी बात की गई है इस पे, आप एकदम विनम्रता से बताएंगे, गुड बिहेवियर करेंगे। मैंने कहा था आप फेयर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपका जो भी डिसीजन होगा पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। ऑल डिसीजन किस में होगा? पब्लिक इंटरेस्ट में। आपको कैसे लेना है जो भी डिसीजन? जहां पब्लिक का हित हो, पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेने हैं। ठीक है। मतलब क्या? जो रिसोर्सेस है, जो गवर्नमेंट जितने रिसोर्सेस से मान लीजिए, तो सारे पब्लिक का है, गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करती है ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और आप होते हैं उनके मेंस, आप उनके मेथड्स होते हैं, आप उनके सोर्सेस होते हैं जो यूज कर रहे होते हैं पब्लिक रिसोर्सेस का। तो उसका इफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके अलावे मैं डॉट डॉट कर देता हूं, ज्यादा सब में नहीं जाते हैं। आपको स्टडी मटेरियल जो मिलेगा, सबसे एक एक कीवर्ड लिखते लिखते आप लोग एक्स एक्स आई तक का एक चार्ट बना लेंगे। कभी भी रिवाइज करेंगे। मैं इतना 10 तक रखते थे, 12 तक हमने रख लिया। ठीक है। कोई प्राइवेट आपका इंटरेस्ट हो तो आप तुरंत बता देंगे कि इस काम में मेरे लोग इन्वॉल्व है, इसलिए हमें इस काम से अलग कर दिया जाए। अपने पोजीशन का मिसयूज नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियली रखेंगे आप चीजों को अपने ड्यूटी परफॉर्म करने में।
चलिए, ये सब चीजें आपको मिलेंगी उसमें, वंस आप गो थ्रो कर लेंगे। 12 तक है, इसमें से पूछते हैं कई बार रोमन नंबर, इसलिए मैंने इतने रख लिए हैं। आइए जरा सेकेंड वाले रूल में देखते हैं, मतलब रूल 3(2). ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मोस्टली जो ये रूल रिलेटेड है सुपरवाइजरी ऑफिसर से रिलेटेड है। सुपरवाइजरी ऑफिसर जो होते हैं, मोस्टली कुछ पार्ट अलग भी है, लेकिन सुपरवाइजरी ऑफिसर कई बार क्या होता है, आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर अपने नीचे वाले ऑफिसर से कहते हैं, सबऑर्डिनेट से कहते हैं कि ब्राइब ले लो, और जब ब्राइब लेते वो पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि हाउ कैन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ही इज टेकिंग, ही इज द सबऑर्डिनेट, आई डोंट नो, ही इज taking on its own basis bribe, so I don't know, he will be responsible, he may be punished। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सुपरवाइजरी ऑफिसर की तो बात माननी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए जो बातें की गई है, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए जो बातें की गई है उसमें सबसे पहला रोमन 3 का रोमन 1 कहा, जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर होंगे, सुपरवाइजरी पोस्ट के ऑफिसर होंगे, टुक ऑल पॉसिबल स्टेप, ऑल पॉसिबल स्टेप्स किसके लिए लेंगे, टू इंश्योर डिवोशन टू ड्यूटी, डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट, जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका सारा का सारा करने के लिए रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखने हैं कि डिवोशन टू ड्यूटी किनका काम है, इंश्योर करना, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेप्स लेंगे ऐसे, मतलब इनके नाक के नीचे गलत नहीं हो सकता है। टू इंश्योर इंटीग्रिटी, कोई गलत कर रहे हैं तो वो भी उनको रोकना है। अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है, इनको करना है। गड़बड़ हुई तो सुपरवाइजरी भी, इनके सबऑर्डिनेट्स विदाउट अप्लाइंग लीव एब्सेंट हैं, लीव बिना अप्लाई किए हुए गायब हैं, या फिर आने के बाद लीव नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ही लीव का एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दो, ये सब इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सुपरवाइजरी ऑफिसर की। दूसरा रोमन 2 जो बात करता है, कहता है एक्ट इन बेस्ट जजमेंट, आप हमेशा कैसे काम करें, बेस्ट जजमेंट लें, चाहे गलत या सही कुछ भी हो, लेकिन आपके हिसाब से जो भी डिसीजन हो बेस्ट जजमेंट हो। लेकिन आपका बॉस बोल रहा है ऐसे करो, तो फिर आप क्या क्या करेंगे, जब बॉस ही बोल रहा है तो इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट एक्टिंग, एक्सेप्ट जब आप काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, एज पर डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर, एज पर डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर। आपके सुपीरियर ने कहा कि आपका ये भी काम है कि भाई उसको फॉलो करिए, तो सुपीरियर ने कहा कि ऐसे करने, अपना बेस्ट जजमेंट नहीं वो ले रहे हैं, तो सुपीरियर ऑफिसर के डायरेक्शन में आप करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, नीचे वाले गड़बड़ कर लेते हैं और ऊपर वाले से लिखवा लेते हैं, कुछ भी करा लेते हैं कि भाई ये तो गलत था, लेकिन बोलते हैं आप लिख दीजिए तो हम कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बेस्ट जजमेंट में काम करेंगे। इफ योर बॉस इज गिविंग, कह सकते हैं जो कि नॉट एज पर रूल है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कंट्ररी, इन कंट्रावेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल, then what should you do, you should bring it in your in her or his or her notice, सर ये तो गलत है। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, बड़ी अच्छी बात क्या कही गई है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट
कैन नॉट क्या मुझे कहिए तो, हालांकि सेल नॉट नहीं लिखना चाहिए, बट कैन नॉट ही हम लिख रहे हैं। कैन नॉट इवेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कह सकते कि सर मेरा क्या, उन्होंने जो कहा मैंने कर दिया। बाय सीकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुपीरियर, बाय सीकिंग इंस्ट्रक्शन। अगर गलत कुछ हुआ है, इंस्ट्रक्शन उनसे आया है, या चलिए अप्रूवल भी लिखिए, अप्रूवल फ्रॉम किससे, सुपीरियर, सुपीरियर से, ऑफिसर से लेकर के कि हाँ उन्होंने कहा था मैंने गलत कर दिया। नहीं, आपका काम है एक्टिंग बेस्ट जजमेंट, तो आप बेस्ट जजमेंट में करिए, एक्टिंग एज पर डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर। अगर सुपीरियर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन, एनी इंस्ट्रक्शन इन कंट्रावेंशन ऑफ, अगेन नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ रूल है, तो यू शुड ब्रिंग दैट पॉइंट इन हिज और हर नोटिस सो दैट ही कैन अमेंड। डिस्पाइट रिपीटेड कह सकते हैं अटेम्प्ट, he give the instruction in writing, then you should record your dissent note कि as per rule this is not correct. I have already brought this in notice of my higher officer, however he insisted for such and such. now आप फाइल उनको सबमिट करिए डिसीजन के लिए, ठीक है। ऐसा आपको करना मीन्स आपका अपना बेस्ट जजमेंट ऑलवेज करने हैं। आइए रोमन 2 के जरा हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। रोमन 2 का जो थर्ड पार्ट है, रोमन 2 के मतलब सॉरी ये 2 के जो थर्ड रोमन थर्ड है, मतलब कह सकते हैं 3 2 3, इसमें 4 हैं टोटल, तुम 4 की बात करेंगे। जब भी ऑफिशियल सुपरवाइजर कोई डायरेक्शन दे तो आप क्या करिए, राइटिंग में ऑरल डायरेक्शन को अवॉइड किया जाना चाहिए। ऑरल डायरेक्शन क्या है, कोई भी सुपरवाइजरी ऑफिसर भी ना दें। ऑरल डायरेक्शन क्या हो, मे बी ऑरल डायरेक्शन इज अवॉइडेड। अवॉइडेड किस में मांगे, हमेशा डायरेक्शन किस में हो, ऑफिशियल। ये सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए है, किसके लिए है, मैंने कहा मोस्टली सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए ये जुड़ी हुई चीजें हैं। ऑरल डायरेक्शन अवॉइडेड, डायरेक्शन इन राइटिंग होना चाहिए। डायरेक्शन किस में होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। देखिए जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जहां आपको देना ही पड़ता है, तो अगर ऑरल डायरेक्शन मतलब क्या है, ऑरल डायरेक्शन है, तो ऑरल डायरेक्शन को क्या करें, कंफर्म करें राइटिंग में। किसमें कंफर्म करें, आप तुरंत उसे फाइल में रिकॉर्ड करें कि उन्होंने कहा है, कंफर्म इन राइटिंग। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, कंफर्म इन राइटिंग। और सुपरवाइजरी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रोमन 4 में, रोमन कौन सा, रोमन रूल 3 टू रोमन 4 दिया गया है कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, ठीक है, सैल वो क्या करेंगे, मतलब उनकी ड्यूटी है, सुपरवाइजरी सैल कंफर्म इन राइटिंग, सैल कंफर्म इन राइटिंग। उनको भी नहीं छोड़ा गया है, आपको दिया गया है जिम्मेदारी कि भाई आप क्या करिए, राइटिंग में उनसे लीजिए कंफर्म इन राइटिंग। तो सुपरवाइजरी ऑफिसर को कहा गया ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप इसे कंफर्म करें। कई बार वर्बल डायरेक्शन की जरूरत हो जाती है, ठीक है, डायरेक्शन राइटिंग में ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, इसको कंफर्म इन राइटिंग करा लीजिए फाइल में रिकॉर्ड करके। चलिए ये हमने रूल 3 के 1 और 2 की बात की है। स्टडी मटेरियल्स काफी वाइटल रोल है, क्वेश्चन बनाने काफी इंपॉर्टेंट है जो शेयर किए जाएंगे, ठीक है। आइए जरा रूल 3 में हमने कहा था 1, जिसमें आपने देखा रोमन 1 से लेके XXI तक की बातें।
आपने देखा रूल 2 में आपने देखा रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4। आपने एक चीज गौर किया होगा कि मोस्टली सुपरवाइजरी ऑफिसर से जुड़ी हुई चीजें हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड नहीं कर सकते हैं। आप भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, उनको राइटिंग में लिख के देना चाहिए, उनको करना होगा। अब 3A, 3B और 3C ये सब देखिए बाद में जुड़ते गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब इनिशियल दौर से ही आ गए हैं। 3A काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। चलो देखिए, आप कहेंगे कि सर ये जनरल वाली जो बातें थी इसमें तो हमने सारी बातें की ही है, लेकिन क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए कहा गया कि कभी भी आपको बिहेव कैसा होना चाहिए। देखिए निगेटिव लिस्ट है, कभी ये नहीं कहा पोलाइट, पोलाइट कहने के लिए बोला नोट बिहेव इन discourteous manner, discourteous manner। कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट डिस्कॉर्टस मैनर में बिहेव नहीं करेंगे। देखिए आप अपने घर में नहीं करना चाहिए, घर में तो और नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका कंडक्ट रूल पार्टिकुलरली इन ऑफिशियल डीलिंग, आप हमेशा चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, ऑफिशियल डीलिंग यू शुड बी ऑलवेज पोलाइट। ठीक है। दूसरी बातें, कभी भी आपको डायलेक्ट्री टैक्टिस एडॉप्ट नहीं करने हैं, नॉट एडॉप्ट डायलेक्ट्री टैक्टिस। काम डिले करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करने हैं, डायलेक्ट्री टैक्टिस। ठीक है, डायलेक्ट्री टैक्टिस को आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, चलिए ये बातें आपको देखिए ये पीछे भी था, बट ये दोबारा भी इसलिए कहा गया ताकि आपको ध्यान रखें और इस पे जोर दिया गया मेन सिटीज इम्पोर्टेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट। आइए 3B की बात करते हैं। 3B में क्या कहा गया है? आप 3B जब आपका ये क्लास खत्म हो जाए ना तो एक बार अंदर भाई को लैपटॉप चलवा दीजिए। 3B देखिए इस रूल को हम कहते हैं 3B। 3B मतलब हम आगे भी लिख लिए हैं क्लैरिटी के लिए। 3B में कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप गवर्नमेंट पॉलिसी को तो ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे, करना ही करना है, लेकिन ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब यहां पे 4 स्पेसिफिक चीजें, 4 स्पेसिफिक आइटम रख दिया गया, मतलब इस पे आपका पार्टिकुलर अटेंशन ड्रॉ किया गया। अदरवाइज आपको लैंड ऑफ लॉ फॉलो करने हैं, सारे रूल फॉलो करने हैं, बट कहा गया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज ऑफ मैरिज, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। एज ऑफ मैरिज ऑब्जर्व करने ही करने हैं। सेकेंड कहा गया जो प्रिजर्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट है, प्रिजर्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ये करने ही करने हैं, पेड़ लगाने ही लगाने हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, कभी आपको इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचाने हैं। प्रमोट वाइल्ड लाइफ, आप सलमान खान नहीं बन सकते हिरन का शिकार करके। प्रमोट वाइल्ड लाइफ, जब भी आप घूमने जाएं आप इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्रोटेक्ट, सॉरी प्रमोट, प्रोटेक्ट लिखे, वाइल्ड लाइफ, प्रमोट क्या, प्रोटेक्ट, मैंने प्रमोट वर्ड लिख दिया है, प्रोटेक्ट ही लिखना था। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, आप सलमान खान नहीं बन सकते। प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, आपको ध्यान रखने, आप जाके ताजमहल के दीवार पे अपना नाम लिख के उनकी दीवार को खराब करने का काम नहीं करेंगे, किसी मॉन्यूमेंट को आप प्रोटेक्ट करेंगे। कभी भी आप
उसमें जाकर के जिस तरह से उनको क्षति पहुंचाया जा रहा है, आपको नहीं करने, आपको वो सब करने हैं। ये 4 चीजें जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, स्पेशली कहा गया है। स्पेशली कहने का मतलब आपको इनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक 5th, जिसके लिए अलग से भी कई रूल्स हैं। मैं 5वीं बातें भी कह रहा हूं। आपको जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। देखिए इसका मतलब पहले हमारे कंडक्ट रूल में यही था। 3B में ही जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में कहा गया था वही कहा गया था। कितने चीज हो गए? 5 थिंग्स: एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। एक में रखते हैं, मैंने अलग कर दिया है। और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो पॉलिसी होगी। हालांकि अब जो ये 3C आपको दिख रहा है पहले नहीं होता था, बाद में हमारे कंडक्ट रूल में स्पेशली और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए जोड़ा गया, वर्किंग वुमेन के लिए जोड़ा गया। 3C पे बात करेंगे। अब 2013 में पॉस एक्ट भी आया हुआ है, तो आप लोग अवेयर ही होंगे। पॉस एक्ट, उस पर भी हम बात करेंगे और यहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे। सीसीए रूल के टाइम में हम बोलेंगे, कंडक्ट में हमने पढ़ लिया है। 3C को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। तो 5 थिंग्स याद रखने हैं, क्वेश्चन आएंगे आपको। अब आपको शॉर्ट वर्ड बना सकते हैं, इन्वायरमेंट, लाइफ, हेरिटेज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये आप लोग कर सकते हैं। याद रखने का कोई भी फर्स्ट टर्म लेके बना सकते हैं। आइए अब हम लोग 3C की तरफ मूव कर रहे हैं और हमने देखा रूल 3 में। अब हम रूल 3 के 3C पे फोकस करेंगे। 3C क्या है? पहले कंडक्ट रूल में नहीं था। एक विशाखा गाइडलाइंस होता था सुप्रीम कोर्ट। विशाखा एक एनजीओ थी, उनके साथ कुछ घटनाएं। विशाखा एनजीओ के काम करने वाली एक महिला थी, भबरी देवी। जस्ट मैं उस स्टोरी में बहुत नहीं जाऊंगा, लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बात कर लेता हूं। तो भबरी देवी वो बाल विवाह जो बच्चों का होता है, तो उस बाल विवाह का विरोध करती थी। ठीक है, ये विशाखा गाइडलाइंस आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिक जेनेसिस यहीं से है, विशाखा गाइडलाइंस। भबरी देवी के साथ वो छोटे बच्चों की शादी में राजस्थान में वो प्रोहिबिट करती थी। उसके लिए वो कोशिश करते थे कि ना हो सके रोकें, बाल विवाह को रोकें। उसके साथ रेप की घटनाएं होती है। बाद में ये बढ़ते बढ़ते और ये सुप्रीम कोर्ट का विशाखा गाइडलाइंस आता है। क्योंकि वो अपने ड्यूटी प्लेस पे थी, एक एनजीओ के लिए काम कर रही थी, लोगों को रोकने गई थी कि बच्चों की शादी नहीं करिए, छोटे बच्चों की शादी, बाल विवाह का विरोध कर रही थी। तो वहीं से निकल के आया कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन, ठीक है, कैसे प्रोहिबिट किया जाए। तो आपका जो रूल बन के आया वो बन के आया प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन। चाहे कहीं भी वर्क कर रहे हों, इवन आपके घर जो मेड, अब देखिए गवर्नमेंट के टर्म में देखें तो जो वो गवर्नमेंट के लिए वर्किंग वुमन है, बट इसके लिए एक्ट है और आपको एक्ट भी तो फॉलो करने हैं, एक्ट को भी तो पालन करने हैं, लैंड ऑफ लॉ पालन करने हैं। और पार्टिकुलरली क्राइम अगेंस्ट वुमन के लिए जो भी नियम है वो तो आपने 3B में देखा कि आपको उसको ऑब्जर्व भी करने हैं। तो आपके घर जो मेड काम करने आ रही है वो भी वर्किंग वुमन है, उसके लिए आपका घर क्या है, वर्किंग प्लेस है, और उसके साथ भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो सकता। नहीं होगा तो पॉस एक्ट में गवर्न हो जाएगा। चलिए हम गवर्नमेंट तक अभी अपनी बात लिमिट रखेंगे, ठीक है। कहा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पहली बात कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्या हो, नॉट इन्वॉल्व, नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन। कई लोग पूछते हैं कि सर विथ कंसेंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे बाद में प्रॉब्लम भी बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी मॉरल, ठीक है। नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट
वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे आप कभी भी, अब एक सवाल आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल हरासमेंट? हम इसे डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क प्लेस? वर्क प्लेस का मतलब क्या होगा, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होगा, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो सुपरवाइजरी हैं, जो इंचार्ज हैं उस वर्क प्लेस के, उनका भी कुछ जिम्मेदारी दिया गया। इंचार्ज नहीं कर सकते, हमको क्या पता, वो तो हमारा नीचे वाला एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसने कर लिया, क्या पता उन्हीं के सिखाने पे किया हो, उन्होंने उसे टैक्टिस दिया हो किसी को तंग करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो जो इंचार्ज ऑफ वर्क प्लेस हैं, उनको जिम्मेदारी हमारे कंडक्ट रूल में दिया गया कि अगर आपके अंदर ये घटनाएं हो रही हैं तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, टुक ऑल स्टेप, इसको रोकने के लिए टुक ऑल स्टेप्स आप लें टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट, टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, आपको इसको रोकने के लिए ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे रोकने के लिए। आप लोगों ने गौर किया होगा, ऑफिस में जो आपके टेरेस हैं, स्टेयर्स हैं या बरामदे हैं, सब में सीसीटीवी लगा हुआ है। कई ऑफिसेस में ये क्यों आया, इंचार्ज ऑफ दैट वर्क प्लेस डिसाइडेड। एवं जब आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में ऑफिस था, तब भी आप देखें छोटे छोटे गलियां टाइप के बन गए थे, कई कमरे बन गए थे, उसमें भी सीसीटीवी ऊपर लगा दिया गया था, क्योंकि जाने के लिए छोटी जगह है, महिलाएं भी जा रहे हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, दिक्कतें हो सकती है। कॉरिडोर है, कई जगहों पे हमेशा आदमी मौजूद नहीं होते हैं, सिक्योरिटी मौजूद नहीं हो सकती, इसलिए वहां पे सीसीटीवी लगाए गए ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, हम प्रिवेंट कर सकें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। उनका सिर्फ एक ही यही उद्देश्य नहीं था, सिक्योरिटी भी होता है, अन्य ये चीजें भी होती है, बट दिस इज ऑल्सो इन माइंड, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंचार्ज ऑफ वर्क प्लेस जो होते हैं इंश्योर करने होते हैं। तो आप कहीं के इंचार्ज हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए, दो टर्म आया, व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट फर्स्ट, दूसरा है व्हाट इज वर्क प्लेस। हम जरा सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस को हम जानेंगे, और इसके साथ साथ ही इसमें छोटा सा आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या कई जगहों पे लोकल कमेटी होती है, उसके बारे में बेसिक आइडिया हम रखेंगे, जानेंगे। आइए अब चलते हैं, सबसे पहले दो चीजों को हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट थिंग कि जो मैंने कहा था, रूल 3C आप पढ़ रहे हैं, रूल 3C। फर्स्ट थिंग है सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट किसको कहते हैं, इसके कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। सबसे पहला कहा गया, देखिए चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मैं इसमें जोर देता हूं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, सब में एप्लीकेबल रहेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने क्या किया, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स टच कर रहे हैं, नहीं करने हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। एडवांसेस ये आपको नहीं करने हैं, इट इज कंस्टिट्यूटेड एज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन, आपको नहीं करने हैं। दूसरा, रिक्वेस्ट, डिमांड कुछ भी हो फॉर सेक्सुअल फेवर, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेक्सुअल फेवर आपको ध्यान रखने हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं किसी भी वर्किंग वुमन के साथ एट वर्क प्लेस, चाहे वर्किंग वुमन है या नॉन वर्किंग को वर्क प्लेस पे आई है तब भी एप्लीकेबल है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क ये भी अलाउ नहीं है। कलर्ड रिमार्क्स, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, शोइंग पोर्नोग्राफी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल इस तरह का होता है, कई केसेस होते हैं, जो लोग विजिलेंस में डील कर रहे होंगे आप देखेंगे, मैंने भी कई तरह के इस तरह के केसेस देखे हैं जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह का काम किया गया है,
ठीक है, परेशान करने की। और लास्ट में महिलाएं परेशान होकर के उन्होंने कंप्लेन किया कि देखिए इस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट, कोई भी जो कह सकते हैं अनवेलकम वाला हो, जो सही नहीं हो, अनवेलकम। आप कुछ भी फिजिकल कंडक्ट करते हैं, फिजिकल, आप कहिए वर्बल, बिना बोले इशारों के साथ, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल कंडक्ट जो किस तरह का है, कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। अच्छा ये बताइए, ये कौन बताएगा कि इससे ये महिलाओं को राइट दी गई है, वुमन को राइट दी गई, वो बताएंगे हाँ जी मैं इससे एग्राइव्ड हूं। और कई फर्जी केसेस भी हो जाते हैं, लेकिन दिनों के रूल है तो उसके कई जगहों पे उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग सब होते रहते हैं। बट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी ये 5 कंडीशन आपको सेक्सुअल हरासमेंट माने जाते हैं। आगे चल के देखा गया कि कुछ और भी ऐसे कंडीशंस थे जहां डायरेक्टली नहीं था बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। कहा गया कि चाहे इम्प्लाइड या डायरेक्ट, इम्प्लाइड मतलब कहते हैं ना वही इनडायरेक्टली, इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी इस तरह का हो, प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट में आपको हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इन एम्प्लॉयमेंट आपको पार्शियल रहने हैं, ठीक है, वो आपको इम्पार्शियल रहने हैं। एम्प्लॉयमेंट अगर ऐसा आप करते हैं, ये उस तरह के कंडक्ट माने जाएंगे। आप किसी महिलाओं को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं इस तरह का, अगर जब तक वो आरोप लगाते नहीं तब तक के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्होंने आरोप लगाया और ये प्रूफ हुआ कि यस इट वाज ही और शी हैड बीन गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, तो वो दैट वुड बी सेक्सुअल हरासमेंट और उसके लिए पेनाल्टी आपको लगेगी। कई बार क्या होता है, महिलाएं अगर नहीं माने आपका रिक्वेस्ट, सेक्सुअल फेवर कुछ भी अगर नहीं कर रहे हैं, आप बॉस हैं, डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट की भी बात किए दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, आप उनके साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 3 टू एम्प्लॉयमेंट, नौकरी से निकाल देंगे। देखिए ये सिर्फ सरकारी के लिए, आप कहेंगे सर सरकारी में तो नहीं निकालता है ना, लेकिन 3 टू प्रोबेशनर है, बोल रहे हैं कि हाँ जी तुमको निकाल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, कोई सुपरवाइजरी बॉस है, इस तरह का केसेस होते हैं। 3 टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी चीजें हैं तो प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी हैं तो वो भी आपके क्या माने जाएंगे, सेक्सुअल हरासमेंट माने जाएंगे। मैं कह रहा हूं, आगे मैं लिख रहा हूं सी के बाद डी नंबर, देखिए मैंने एबीसीडी लिखा है, डिफरेंट 5 कंडीशंस ये बताए और मैं 5 कंडीशंस इधर भी रख रहा हूं। उनके वर्क में जो वर्किंग वुमन है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस, किसमें, इंटरफेरेंस, ठीक है, विथ हर वर्क, विथ हर वर्क। आप हमेशा सब अपना अपना काम के लिए इंडिपेंडेंट है, अपना अपना काम कर रहे हैं, काम करके देंगे, आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं या कहिए सिचुएशन, हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर रखे हैं। हॉस्टाइल सिचुएशन जो है, हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट जो है आपने बना रखा है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। हॉस्टाइल, कभी बॉस भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि नीचे वाला हो, बॉस हो, कोई भी हो सकता है पर्सन। हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट आपने क्रिएट कर रखा है, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रखा है, हॉस्टाइल के लिए मैं ऑफेंसिव भी लिख दूं, ठीक है, ऑफेंसिव जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटीमिडेटिंग, डराने वाला माहौल आपने क्रिएट कर रखा है, इंटीमिडेटिंग, ठीक है, ऐसे चीजों के लिए आप
अगर इस तरह का वर्क इन्वायरमेंट आपने क्रिएट कर रखा है, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। कई बार लास्ट वन में ABCD के बाद ई नंबर रख रहा हूं, जो ई नंबर लिखने के लिए मैं इस साइड ले लेता हूं, जगह मेरे पास इधर है। तो देखिए ई में क्या होता है, आप ह्यूमिलिएट करते हैं। ह्यूमिलिएट करने का कई तरीका होता है और जरूरी नहीं उनका हेल्थ इंपैक्ट होना चाहिए, बट ह्यूमिलिएशन से आदमी डिप्रेशन में जाता है। और इस बात से गवर्नमेंट अवेयर थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट है, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट कहा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। अब कई बार क्या होता है, वर्क के लिए काम गड़बड़ हुआ तो आपको गुस्से आते हैं, तो आप डांटते हैं। तो इसमें कहा लाइकली टू अफेक्ट हेल्थ, अगर वो उनके हेल्थ को लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ, मतलब वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस तरह का चीजें हैं। बट देखिए इस रूल में कई लोग हमसे क्वारी भी किए थे पीछे भी कि सर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट अगर वर्क के लिए हमने कभी उनको कुछ बोला, वो कहेंगे हाँ मेरे हेल्थ को इम्पैक्ट कर गया, ये हो सकता है। इसमें सब्जेक्टिविटी है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सब्जेक्टिविटी है। इसलिए हमें जब भी वुमन, स्पेशली अपने कलीग वुमन, वर्किंग वुमन के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वी शुड बी अवेयर विद दीज फैक्ट्स कि देयर आर ऑलरेडी सर्टेन रूल्स विच डिफाइन वर्किंग सेक्सुअल हरासमेंट। सो वी शुड मतलब avoid doing these things directly or indirectly, implied or explicitly, we should avoid these things। आइए 3C में आपने अभी सेक्सुअल हरासमेंट की 10 कंडीशन 5 to 5, जिसे मैंने ABCD में लिखा है, 5 1 2 3 4 में लिखा था। सेकेंडली 3C में ही आता है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब क्या है, देखिए वर्क प्लेस, मैं वर्क प्लेस को एक ही लाइन में डिफाइन करूंगा। डिफिनीशन आपका बड़ा सा है, देखेंगे कोई भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, सबके सब आपको पता ही है कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी ओन्ड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट हैं, सबके सब आएंगे। तो मैं लिख देता हूं ओन्ड हो, कंट्रोल्ड हो, ठीक है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ये सारे के सारे आएंगे इसमें, किसमें, तो आपके वर्क प्लेस के डिफिनीशन में आएंगे ही आएंगे। सेकेंड देखिए हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के बारे में स्पेशली कहा गया। आपके लिए तो सरकारी हॉस्पिटल, RML, एम्स, सफदरजंग, ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, ये सब हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, लेकिन इनके लिए तो एक्ट है ना। नर्सिंग होम में स्पेशली देखेंगे महिलाएं काफी काम करती है, इसलिए रूल में अलग से लिखा गया, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दे कि इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है। देखिए थर्ड में कहता हूं जितने स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पोर्ट्स वाले इंस्टीट्यूशंस में भी महिलाएं हैं, और इसको लेकर के तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप रहे हैं। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स, जितने बिल्डिंग्स हैं स्पोर्ट्स के, स्टेडियम, ये सब इसमें आते हैं, सब कवर हैं वर्क प्लेस में, जो रूल के अंदर, एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया उसमें सब कवर है। अब जहां गवर्नमेंट इंप्लाई इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप देखेंगे ऑटोनोमस बॉडी है, हालांकि उनके रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी अपना रूल बनाते हैं, लेकिन कमोबेश आपका ही रूल्स होता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जहां तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है, वो सब तो इसी रूल से गवर्न नहीं। अब मैं कहता हूं एनी प्लेस visited by government servant, visited by government servant in course of duty, in course of duty, जहां भी जा रहे हैं, बस में चढ़ के जा रहे हैं, कोर्ट जाना है, कोई महिला गवर्नमेंट सर्वेंट, वुमन गवर्नमेंट सर्वेंट है, शी हैज टू गो कोर्ट, और वो जा रही है बाय मीन्स ऑफ DTC बसेस, तो DTC बसेस इज वर्क प्लेस फॉर हर।
वहां पे भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्ट में घर में डोमेस्टिक वर्कर काम करने के लिए आते हैं। एक्ट में कहा कि जो हाउस होता है वो भी वर्क प्लेस होता है किसी के लिए। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने घर में भी सोचेगा, उनके घर मेड आ रहे हैं और उनके साथ अगर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं होना चाहिए, कंप्लेन आए तो फिर शुरू हो जाएगी। ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ, कह सकते हैं बिल्डिंग होम, ड्वेलिंग प्लेसेस जो भी हैं ये भी इंक्लूडेड होते हैं। फाइव फैक्टर्स जो डिफिनीशन में स्पेशली बताए गए हैं उनको मैंने रखा है। ये 5 में देखिए कुछ चीज बचता है जहां गवर्नमेंट सर्वेंट जाए, कुछ भी नहीं बचेगा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है और सबके चीज सारे के सारे चीज इसमें शामिल हो जाते हैं। देखिए अब क्या है, रूल 3C में जब आपको कंप्लेन आते हैं तो इसमें रूल 3C के ये अदरवाइज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्लेन मैकेनिज्म क्या होंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे, यहीं पे जान लेते हैं। CCS CCA में हम लोग बोलेंगे कि हम वहां पढ़ चुके हैं। देखिए कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, ये रूल 3C के अभी सारे उसमें भी बात किए गए हैं, अलग से नहीं है। और इसमें चूंकि CCA का भी जुड़ाव है, बट यहीं पे जान लेते हैं। देखिए ये आज तक विशाखा गाइडलाइंस, उसके बाद कंडक्ट रूल, फिर आया आपका पॉस एक्ट, ठीक है, उसको कहते हैं। जो एक्ट आया निकल के सरकार ने 2013 में, एक्ट 2013 के नाम से हम उसे बोलेंगे, उस एक्ट का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी कोई भी महिलाएं काम कर रही है, एट वर्क प्लेस। प्रिवेंशन, सबसे पहला तो प्रिवेंशन ही होता है। प्रोहिबिशन, कैसे इससे बचा जाए, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, कहा सारे चीज बताए गए एक्ट 2013। ये एक्ट जब आ गया और आपका कंडक्ट रूल क्या कहता है, इस एक्ट को आपको जानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो आप इस एक्ट से बाहर नहीं जा सकते। अब ये एक्ट प्राइवेट सरकारी सब पे लागू है। देखिए कंप्लेंट मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक तो कंप्लेन करने के लिए हर एक ऑफिस में सी बॉक्स लगाया गया है, पिंक कलर का, नॉर्मली पिंक कलर का लगाते हैं, वो ऑनलाइन कंप्लेन के लिए है। अगर किसी के साथ हुआ, कई बार कह नहीं सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन के लिए है, उससे हम बोलते हैं CSHEC बॉक्स। इसका फुल फॉर्म जानते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, एस से है सेक्सुअल हरास, देखिए सॉरी, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, ई से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट बॉक्स होता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस बॉक्स में जाकर के, इसलिए इसे सी बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, आप लिख दीजिए पार्टिकुलर अथॉरिटी को, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। दूसरा, एक कंप्लेंट मैकेनिज्म होते हैं कंप्लेन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसमें कंप्लेंट मैकेनिज्म में 2 सिस्टम काम करते हैं। जैसे प्राइवेट, जहां लेस देन 10 वर्कर है, लेस देन 10 वर्कर, 10 से कम काम करने वाले लोग हैं। अब एक ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना के 4 लोगों को, इन 10 में ही 4-5 को इन्वॉल्व कर दीजिए, सही बात नहीं है। इसके लिए होता है LCC, लोकल कंप्लेंट कमेटी। क्या होता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, DM, मतलब सॉरी, चेयरपर्सन तो महिलाएं होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल कंप्लेंट कमेटी को फॉर्म करना, बनाना प्रत्येक जिला में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
सेकेंड बातें जो हैं, जहां 10 और मोर वर्कर हैं, 10 और मोर वर्कर, उस जगह पे होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। ये कंप्लेंट कमेटी क्या करती है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ये एक कमेटी है जहां आप जाकर के अपनी बातें लिखित रूप से शिकायत दे सकते हैं, वर्बल दे सकते हैं। अब कोई महिला, एक बात बताइए, इसे शॉर्ट में हम आईसीसी बोलेंगे। अगर मान लीजिए पुरुषों की कमेटी हो तो कोई महिला क्या जा सकती है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कंप्लेन करने के लिए? जा ही नहीं सकती। तो कहा ये कमेटी के हेड कौन होंगे? कहा हेडेड बाय वुमन होंगे, महिलाएं होंगी, ठीक है, WMN, हेडेड बाय वुमन होंगे। कहा ठीक है, इसमें पुरुष हो सकते हैं? कहा हो सकते हैं, लेकिन कहा एटलीस्ट हाफ ऑफ मेंबर जो हों, एटलीस्ट हाफ ऑफ मेंबर, हाफ ऑफ मेंबर क्या हो? लेडीज हो, फीमेल हो। हाफ ऑफ मेंबर क्या हो? वुमन हो। अगर ये 5 मेंबर की कमेटी है, उसमें 3 मेंबर वुमन होना चाहिए, 2.5 तो हो नहीं सकता। 3 महिलाएं वुमन होनी चाहिए। पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हाफ ऑफ मेंबर वुमन हो, ताकि महिलाएं वहां पे अपनी कंप्लेंट रख सके। अब ऑफिस में ही ये बन रहा है, और ऑफिस का बॉस ही मान लीजिए, बॉस, एक्चुअल ऑफेंडर इज बॉस, then how can ये internal complaint committee cope up with the pressure of boss? How can tolerate the pressure of boss? बॉस भी एक पुरुष हो सकता है, उस आदमी, नेचर तो आदमी है, आदमी इस तरह का अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ही बना दिया, 1/3 पार्टी रहेंगे। एक थर्ड पार्टी क्या रहते हैं? प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी ऑलवेज मिनिमाइजेज, always reduces the influence from senior level। ये थर्ड पार्टी क्या होते हैं? कोई एनजीओ हो सकते हैं इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब इस फील्ड में काम करने वाले, ट्रेनिंग देने के लिए भी एनजीओ आते हैं। ये बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं। ये आप में ये क्या करता है? मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉस। कई बार होता है ना कि मिनिमाइज the influence of senior officer। बॉस मतलब सीनियर ऑफिसर, वो अगर खुद भी करें तो भी वो फंसेंगे, क्योंकि यहां पे थर्ड पार्टी है। तो ये आप आईसीसी का स्ट्रक्चर समझ गए, सी बॉक्स के बारे में जान गए। अब हाउ आईसीसी फंक्शन, कैसे आईसीसी फंक्शन करता है, ठीक है, उसके बारे में आप जानेंगे। देखिए आईसीसी जो फंक्शन करता है, जब आप कंप्लेन देते हैं, अच्छा ये सी बॉक्स में भी कंप्लेन देंगे, ये कंप्लेन ऑटोमेटिकली इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ही, रिस्पेक्टिव इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ही ऑनलाइन ट्रांसफर होके जाता है। फिर वो पूछने के लिए, जानने के लिए बुलाते हैं, करते हैं सारा कुछ, और फिर इनके पास देखिए काम कैसे करते हैं। हाउ आईसीसी एक्ट्स, हाउ आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी जो भी है वो कैसे फंक्शन करते हैं। हाउ आईसीसी फंक्शन, हाउ डज आईसीसी फंक्शन, ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आईसीसी कैसे, इनका फंक्शनिंग स्टाइल जो है 2 स्टेज फंक्शनिंग स्टाइल है, 2 स्टेजेज फंक्शनिंग। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये क्या करते हैं? प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेज में प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग, क्या जो आरोप लगा है ये आरोप सही है या नहीं है, प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग करते हैं कि भाई सच में है, कोई आरोप लगा है। ये फर्स्ट स्टेज है, मैं इसे लिख रहा हूं ऊपर, फर्स्ट स्टेज। पहला काम, जब कोई एप्लीकेशन गिरभांस आया, प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, एलिगेशन इज करेक्ट और नॉट,
एलिगेशन इज करेक्ट और नोट, जो लगा है। कैसे करेंगे? बुला के पूछेंगे, मेमो देंगे। ये नो जजमेंट, कुछ भी अपना जजमेंट नहीं करेंगे, इनको चुप रहना है, सिर्फ ये जांच करके बताएंगे। और सबमिट रिपोर्ट किसको देंगे? रिपोर्ट लेकर के डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होते हैं? सीसीए में बात करेंगे, शेड्यूल में दिया हुआ है हर ऑफिसर के लिए कौन होंगे, क्या होंगे, ठीक है। तो उसको, जैसे कि एएसओ के लिए माइनर पेनाल्टी के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जूनियर भी हो, नीचे भी हो सकते हैं, कोई जूनियर सेक्रेटरी हो जिनको डिजाइनेट किया जाए। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो है जो कि प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पेनाल्टी लगाने के लिए अलग अलग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो सकते हैं, माइनर के लिए अलग, मेजर के लिए अलग, वो हम सीसीए में बात करेंगे। तो हमने कहा कि ये अब क्या करेंगे? सबमिट रिपोर्ट, जो फैक्ट फाइंडिंग इन्होंने किया, टू किसको? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। भाई देखिए, आप हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ये दे देंगे। अब उसमें देखेगा क्या फैक्ट फाइंडिंग में कुछ है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो क्या है कि एलिगेशन वाज बेसलेस, कुछ भी नहीं पाया गया, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, कि हाँ इसमें उनके पास एक प्रोसीजर है, वो चार्ज ऑफिसर का सारा रिप्लाई लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। जो भी इन्होंने दिया है अपना, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भी राइट है, वो भी चाहे तो अपने स्तर से जांच कर सकते हैं, नो इशू, उनको कोई मनाही नहीं है। बट आईसीसी अपना काम करेगी, सबमिट रिपोर्ट करेगी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। अब डीए क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि भाई फॉर्मल इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। डीए डिसाइड करते हैं कि क्या फॉर्मल इंक्वायरी जरूरी है, इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड और नोट। अगर चार्ज में कुछ है, फैक्ट मिला है, तब तो है ही रिक्वायर्ड। दूसरा होता है कि ड्रॉप चार्जेस, कुछ भी नहीं है, मतलब उनको लगा कि नहीं नहीं कुछ है ही नहीं, पाया नहीं गया है, तो ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब बेसलेस था चार्जेज, जो भी कह सकते हैं एलिगेशन वाज फॉल्स, ये भी हो सकता है एलिगेशन वाज फॉल्स। अगर फॉल्स था देन नो इशू, कोई टेंशन नहीं है। एलिगेशन अगर फॉल्स नहीं था, फॉर्मल इंक्वायरी है, तो ये क्या करेंगे? डीए अगर इस केस में इशू चार्ज शीट, इशू क्या करेंगे? चार्ज शीट करेंगे। चार्ज शीट के आरोप पत्र, ये आरोप हैं। आरोप पत्र के बाद फिर उसमें जिसके ऊपर आरोप है अपना जवाब देगा, वो सब हम इंक्वायरी प्रोसीजर देखेंगे। आरोप पत्र के बाद जो सेकेंड स्टेज है, सारा कुछ करके फॉलोइंग इंक्वायरी प्रोसीजर, मैं यहां लिख देता हूं, हम वहां रूल 14-16 में पढ़ेंगे। फॉलोइंग इंक्वायरी प्रोसीजर, इंक्वायरी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी केस फॉरवर्ड करेंगे किसको? देखिए सेकेंड स्टेज, आईसीसी जो है ये सेकेंड स्टेज है। अब सेकेंड स्टेज में यही फिर रोल प्ले करेगा एज इंक्वायरी अथॉरिटी। इंक्वायरी अथॉरिटी अब इसी को भेजेंगे कि अब आप जांच करके बताइए कि चार्जेज प्रूव हो रहे हैं कि नोट प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। अब ये इंक्वायरी करेंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जिनको मैं शॉर्ट में डीए लिखता हूं, शॉर्ट में उनके लिए डीए। डीए क्या करेंगे? फॉरवर्ड ऑल रिकॉर्ड, डीए फॉरवर्ड ऑल रिकॉर्ड्स, सब कुछ देंगे। हम लोग रूल देखेंगे, रूल 14-16 वहां पे किसको? इंक्वायरी अथॉरिटी को। ये इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट देंगे सेकेंड स्टेज में। रिपोर्ट टू किसको? डीए। यहां पे बताएंगे
वेदर चार्जेज और प्रूफ या और नॉट प्रूफ, वेदर चार्जेज आर प्रूव्ड, ठीक है, नॉट प्रूव्ड कि हाँ चार्ज सही है गलत है, 3 ही टर्म रहेगा, नॉट प्रूव्ड, और थर्ड रहेगा पार्शियली प्रूव्ड कि हाँ कुछ चीजें तो लगा ही लगा है, कुछ चीजें नहीं है, पार्शियली प्रूव्ड। ये बना करके रिपोर्ट देंगे, फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस पर अपना पेनाल्टी लगाने का जो भी डिसीजन ले, अलग प्रोसीजर है, बात करेंगे। ये आईसीसी आपने देखा कितने स्टेज में काम किया, 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग, ये जांच पड़ताल किया कि एलिगेशन में है। सेकेंड स्टेज में जब चार्ज शीट फ्रेम होके आ गए तो यही इंक्वायरी अथॉरिटी बन बैठा, नोटिस इशू किया, दोनों पक्ष को बुलाया, अब जज बन गया है, ठीक है, दोनों पक्षों से बात कर रहा है, सुन रहा है, दोनों हियरिंग हो रही है, अपनी अपनी बात सब रख रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा आईसीसी कितने स्टेज में फंक्शनिंग करता है, 2 स्टेजेज, दोनों आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे इस स्टेजेज में फंक्शन करता है। आईसीसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें यहीं पे जान लेंगे, कोई क्वेश्चन आए तो आउटसाइड भी आपको पता होना चाहिए। आईसीसी के पास पावर है, क्या क्या पावर है? पावर देखिए, रिकमेंड फॉर ट्रांसफर ऑफ, ये कर सकते हैं, ट्रांसफर तो करेंगे कंप्लेंट अथॉरिटी, लेकिन रिकमेंड फॉर ट्रांसफर ऑफ आइदर ऑफेंडर, जो ऑफेंडर हैं उनका भी कर सकते हैं, और कह सकते हैं एग्राइव्ड वुमन, एग्राइव्ड वुमन भी अगर चाहती है, एग्राइव्ड वुमन इसका भी कर सकते हैं। लेकिन एग्राइव्ड वुमन जो है, एग्राइव्ड वुमन को इनको राइट है, हैज राइट टू सीक ऑन ट्रांसफर, ये अपना ट्रांसफर मांग लें, ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर, ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर। लेकिन ये किससे कहेंगे? ये आईसीसी से कहेंगे, ये आईसीसी को बताएंगे, फिर आईसीसी को ये पावर है कि वो रिकमेंड कर सकता है, जैसे बताएंगे, बट एग्राइव्ड वुमन का से है, इनके कहने पे ही इनको राइट रहेगा। दूसरा देखिए, रिकमेंड फॉर आपने पढ़ चुके हैं 90 डेज लीव के लिए, रिकमेंड फॉर मैक्सिमम कितना, 90 डेज लीव टू किसको, एग्राइव्ड वुमन, जो एग्राइव्ड वुमन है उनको 90 डेज लीव के लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं और उनको लीव मिलेगा। आईसीसी कोई इंक्वायरी क्या अनंत काल तक करते रहे? कहा नहीं, कितने दिनों तक कंप्लेन कर सकते हैं, सवाल आता है आईसीसी में, देखिए, और कितने दिनों में उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक है। देखिए, हमेशा कहते हैं कि जो इंक्वायरी आप एप्लीकेशन आप डालेंगे, तो एप्लीकेशन डालने के लिए हमेशा कह सकते हैं 1 मंथ के भीतर आपको डालने चाहिए, और इंक्वायरी करने वाले जो हैं, 3 मंथ्स, 1 मंथ मैंने नहीं कहा, 3 मंथ्स, करेक्ट कर लीजिएगा। कंप्लेंट होने के लिए कितना समय चाहिए? कंप्लेंट टू बी मेड, ऐसा नहीं है कि पिछले साल का कंप्लेंट इस साल आप 2022 का कंप्लेंट 2025 में और 26 में कर रहे हैं। कंप्लेंट टू बी मेड कहते हैं, ये भी रूल है, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के भीतर, फ्रॉम डेट ऑफ इंसिडेंट, फ्रॉम डेट ऑफ इंसिडेंट। होता है ना कई बार, पहले लेडीज एंड जेंट्स दोनों विद कंसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों साथ साथ थे, साल भर बाद दोनों आपस में कभी थे, और साल भर बाद 1 ईयर बाद कंप्लेंट करने पहुंच जाते हैं कि मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो विद इन 3 मंथ्स करने का रूल है। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक एक्सेप्शनल केसेस है, अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, एक ही घटना नहीं है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, ठीक है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स के केसेस में 3 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम लास्ट इंसिडेंट, आप याद रखें,
जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है वहां से आप कंप्लेंट करेंगे। बट अगर आईसीसी के पास पावर है टू रिलैक्स द पीरियड, आईसीसी कैन रिलैक्स, आईसीसी कैन रिलैक्स, वो चाहे तो साल भर बाद उसको लगेगा कि नहीं हमें करना चाहिए, कैन रिलैक्स टाइम लिमिट, मतलब जिसके पास एप्लीकेशन जाने हैं उन्हीं के पास पावर है जो टाइम लिमिट को रिलैक्स कर सकते हैं। 3 मंथ्स के भीतर करने हैं। अब इंक्वायरी जब शुरू होगी तो अनंत काल के लिए इंक्वायरी नहीं चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आईसीसी लेके बैठ गया रोज लोगों को बुला के, इससे एक वुमन भी परेशान है। कहते हैं आईसीसी को काम कितने दिनों में कर देना चाहिए। आईसीसी कहा इंक्वायरी कंप्लीटेड, इंक्वायरी जल्दी जल्दी करें, इंक्वायरी जो भी होगी वो कंप्लीटेड होना चाहिए, इसको बहुत कम टाइम दिया गया है, जल्दी जल्दी बैठिए। कहा विद इन 1 मंथ, आपको प्रिफरेबली कितने दिनों में करने हैं, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर आप इंक्वायरी कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन कहता है कई बार नहीं हो पाता है, कहा इन नो केस, इन नो केस, ठीक है, इन नो केस टुक मोर देन 90 डेज, 90 दिनों से ज्यादा तो आपको नहीं लेना है, मैक्सिमम 90 दिनों में आप काम कर दीजिए। क्लियर, मतलब इनको 3 महीने के भीतर इनको भी अपना सब कुछ करके दे देना होता है। इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, कई बार क्या होता है, चार्जेज आर ड्रॉप्ड, कुछ भी नहीं था, एलिगेशन नहीं था। कई बार क्या होता है, प्रूवन केस होता है। देखिए आईसीसी को एक जिम्मेदारी और दी गई है, एक केस होगा मान लीजिए नॉट प्रूवन केस, एक होगा प्रूवन केस। मैं लिखता हूं पहले प्रूवन केस, जहां पे चार्ज प्रूव हुआ है। प्रूवन केस में विक्टिमाइजेशन होने का चांसेस होता है। जिस मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मान लीजिए कोई पेनाल्टी लग गई है, वो करेगा वेंडिटा, उसके बदले के बदले आई फॉर आई सिचुएशन इज क्रिएटेड, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है। तो जो वेंडिटा के केसेस में हैं, अगर कहीं प्रूवन केसेस हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ वेंडिटा होता है। क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ वेंडिटा, बदले की भावना, विथ वुमन, जो महिलाएं थी उनके साथ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इन केस अगर आई फॉर आई सिचुएशन क्रिएट होता है, वेंडिटा का केस होता है, मतलब कह सकते हैं विक्टिमाइजेशन होता है, इन केस ऑफ विक्टिमाइजेशन पेनाल्टी लगा है, अब तो और ज्यादा क्या हो गया, विक्टिमाइजेशन MISATION है, ठीक है। इन केस ऑफ विक्टिमाइजेशन अगर है तो आप तुरंत जो वुमन है वो कहाँ एप्लीकेशन सबमिट करें, तुरंत हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करें, एप्लीकेशन सबमिट करें, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, रिप्रेजेंट टू हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, चेयरमैन, जो भी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप तुरंत रिप्रेजेंट करें। फिर हेड ऑफ जो मतलब ये हैं HO, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हैं, जो हेड हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टुक डिसीजन कितने दिनों में लेंगे, विद इन 15 डेज, इनको भी ज्यादा समय नहीं है, विद इन 15 डेज, 15 दिनों के भीतर डिसीजन लेना है, क्या करना है। इनको ज्यादा आइडिया होता नहीं है, तो ये तुरंत करेंगे कंसल्ट आईसीसी से। आईसीसी एक्सपर्ट इंक्वायरी किया है, ये किया है, इन कंसल्टेशन विद आईसीसी 15 दिनों में। मतलब अगर विक्टिमाइजेशन का केस हो
उसका भी रिड्रेसल 15 दिनों के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोर्ट में तारीखें लगती जा रही है और आप देखते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विक्टिमाइजेशन के केस में आपको ध्यान रखना है। अगर है तो 15 दिनों में रिड्रेसल है, आप तुरंत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट प्रूवन केसेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, वहां तो बरी हो गए, तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, नॉट प्रूवन सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा। इसलिए नॉट प्रूवन केस में तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी बरी हो गया। महिलाओं के ऊपर, वुमन एम्प्लॉय के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि इसका क्या करेंगे। जो अगर नहीं है कुछ भी तो उसमें वुमन एम्प्लॉय अपील कर सकती है। वुमन जो भी है, वुमन के पास हैज राइट टू अपील, हैज राइट टू अपील है। आप आगे अपील करना है, अपील करती है अपीलेट अथॉरिटी को। किनको? अपीलेट अथॉरिटी को होता है, जो हम आगे सीसीए रूल में देखेंगे कि अपीलेट अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं, डिजाइनेट किए हुए हैं शेड्यूल में, सीसीए रूल में दिया हुआ है। उनके पास कंप्लेंट डालते हैं। इन टर्म्स ऑफ जो इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप बोलेंगे सर लोकल कंप्लेंट कमेटी वाले, तो उनके अपीलेट अथॉरिटी डिजाइन तो हैं, नहीं है तो फिर लेबर कोर्ट होता है ना, फिर लेबर कोर्ट में जहां पे जैसा सिस्टम है, लेबर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। आइए, ये हम लोगों ने आईसीसी को कंप्लीट किया, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में हमने जाना। अब जरा कुछ छोटी छोटी बातें हम और करेंगे 5 मिनट, तब जरा स्पेशल सीएल और सीएल के बारे में हम बात कर लेंगे। हम लोग देखिए थोड़ा सा क्लास को रखेंगे ताकि बेहतर हम लोग समझ पाए चीजों को, कोई भी चीज छूटे ना। अब जो हम चल रहे हैं कंडक्ट रूल में, एक रूल 4 में मैंने कहा था फैमिली डिफिनेशन अलग है, तो रूल 4 को हम सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे। आइए रूल 5 पे चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा फैमिली डिफिनेशन अलग है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जो फैमिली डिफिनेशन पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। रूल 4 देखिए, कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपने कहा ना पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने। आइए, इसमें इस एक्टिविटीज को हम पढ़ने के लिए किसके लिए हमें परमिशन चाहिए, किसके लिए परमिशन नहीं चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। अलाउड, दूसरी साइड नॉट अलाउड। मैं लिखता हूं क्या अलाउड नहीं है, और अलाउड ओनली विद परमिशन, विद परमिशन। आप कर तो सकते हैं लेकिन परमिशन के साथ। चलिए जरा देखते हैं, अलाउड में आप वोट डाल सकते हैं, वोट डालने का वोट इन इलेक्शन, कास्ट वोट इन इलेक्शन, यस ये कर सकते हैं, आपके पास राइट है, कोई रोकने वाला नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी कर सकते हैं, जब आपका चुनाव में लगाया जाए इलेक्शन ड्यूटी कर सकते हैं। आपको वोटिंग तो करने हैं लेकिन इंडिकेट नहीं करने हैं। वोट इन इलेक्शन यस, बट मैं यहां पे छोटा सा जरूर लिखना चाहूंगा कि आप कोई विदाउट एनी इंडिकेशन, ऐसा नहीं कि हमने इनको वोट दिया, विदाउट एनी इंडिकेशन आप वोट दीजिए, लेकिन ये नहीं कि मैंने कांग्रेस को दिया, मैंने बीजेपी को दिया, मैंने आम आदमी पार्टी को दिया, इस तरह का आपको नहीं करने हैं। आपको सिंपली अपना वोट डालने हैं, नॉट टू शो योर इंटेंशन, नॉट टू शो योर इंटरेस्ट, नॉट टू एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट विच पॉलिटिकल पार्टी यू हैव कास्टेड वोट इन फेवर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये नहीं करने हैं। इलेक्शन ड्यूटी करिए, अपना चुपचाप ड्यूटी करिए। ठीक है, आप देखिए जो एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटीज कई बार अगर आप परमिशन ले लेते हैं विथ ड्यू परमिशन, आपको परमिशन होना चाहिए विथ ड्यू परमिशन। क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज ऑफ नॉन ऑफिशियल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज में आप जा सकते हैं, लेकिन किसमें पार्टिसिपेट करने की बात है,
मैं कह रहा हूं एक पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑफ नॉन पॉलिटिकल नहीं हो, ठीक है। नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल के लिए करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं परमिशन चाहिए। नॉन ऑफिशियल, ठीक है, ठीक है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन विथ परमिशन। देखिए, ओकेजनल अटेंडेंस, पॉलिटिकल पार्टी में भी आप जाएंगे नहीं तो उनको व्यूज को कैसे जानेंगे, तो आपका ओकेजनल कोई मनाही नहीं है। ओकेजनल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओकेजनल अटेंडेंस, ये नहीं कि रोज झंडा उठा के चल दिए। ओकेजनल अटेंडेंस इन पॉलिटिकल मीटिंग, जैसे आप मान लीजिए आपके एरिया के जो सांसद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो वोट मांगने आए हैं, क्या प्रोमिस कर रहे हैं कैसे जानेंगे, जब तक कि आप उनके उसमें नहीं जाएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो ओकेजनल आपने चुनाव के समय में गए देखने की क्या क्या, व्हाट बेनिफिट दे विल प्रोवाइड वंस ही विल इलेक्टेड, ठीक है, या ऑन व्हाट बेसिस ही इज डिमांडिंग, ही इज रिक्वेस्टिंग वोट फ्रॉम पब्लिक। तो आप ये जानने के लिए ओकेजनल अटेंडेंस के लिए आप जा सकते हैं, बट ओकेजनल, ये नहीं कि उनके पार्टी का झंडा उठा के रोज आप चल दिए, दैट इज नॉट अलाउड। देखिए, एक है कमेटी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ती है, इसका नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयुक्त, नाम ही है सदाचार, मतलब करप्शन के अगेंस्ट, संयुक्त सदाचार समिति। ये किससे फाइट करती है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ती है, फाइट अगेंस्ट करप्शन। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अलाउड टू ज्वाइन, कोई मतलब नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। एक यही एक संस्था है सदाचार, संयुक्त सदाचार समिति, जिसको आप विदाउट परमिशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए जरा मैं चलता हूं दूसरे साइड में, नोट अलाउड में क्या क्या है। रूल 5 हम पढ़ रहे हैं, रूल 5 में हम पॉलिटिकल देख रहे हैं कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नोट अलाउड है, ठीक है। अलाउड वाले चीजों को देखें, या अब मैं कह रहा हूं नोट अलाउड, नॉट अलाउड में, या और अलाउड ओनली विथ परमिशन, अलाउड ओनली विद परमिशन। जब तक आपको परमिशन ना हो गवर्नमेंट से, तब तक आप नहीं जा सकते। देखिए, हम बात करते हैं, एक है भारत सेवक समाज, ज्वाइन कर सकते हैं विथ परमिशन, ज्वाइन भारत सेवक समाज, ये भी समाज सेवा के लिए ही है। ये एक ऑर्गेनाइज करती है श्रमदान, लेकिन आप अगर इसके श्रमदान में पार्टिसिपेट करना चाहें, ठीक है, तो विदाउट परमिशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय, यही बीएसएस, भारत सेवक समाज, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएसएस। आप इसके श्रमदान के लिए कोई नो परमिशन रिक्वायर्ड, कुछ भी जरूरत नहीं, मैं क्लियर लिखता हूं, नो परमिशन रिक्वायर्ड। जैसे संयुक्त सदाचार समिति ज्वाइन कर रहे थे, वैसे ही इसके सिर्फ श्रमदान ऑर्गेनाइज ये जो करती है, ये जंगल सफाई करेगी, ये करेगी, गंदगी हटाएगी, इस तरह का, मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए जो श्रमदान ऑर्गेनाइज करेगी, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए ज्वाइन करने की। ये अलग बात है कि परमिशन इज ग्रांटेड लिबरली, इसमें आप जाएंगे तो परमिशन मिल जाता है, परमिशन इज ग्रांटेड, लेकिन परमिशन चाहिए, ये याद रखिएगा। क्लियर बताए हुए हैं कि भाई परमिशन तो लिबरली मिलेगा, लेकिन आपको मतलब परमिशन लेना पड़ेगा।
दूसरा, कई लोग इस तरह की क्लैरिफिकेशन आए, कहा कि आनंद मार्ग मूवमेंट सब सोसाइटी के लिए ही है। कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें आप परमिशन लेके ही जाइए। अगर आपको जाना है मूवमेंट, इसमें ज्वाइन करना है, धर्म प्रचारक संस्था, क्योंकि सब आजकल ना पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, इसमें ज्वाइन करने हैं धर्म प्रचारक संस्था, ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, दूरदर्शी पार्टी, ये सब क्लैरिफिकेशन आए निकल के, दूरदर्शी पार्टी, ये सब भी आजकल पॉलिटिकली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वहां पे आप सब में क्या करिए, आपके लिए जरूरी होगा क्या, परमिशन, विदाउट परमिशन आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा, एक जिम्मेदारी आपको और दी गई है, ये जिम्मेदारी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। रूल 5 के अंदर ये जिम्मेदारी है, आप खुद नहीं जा रहे हैं, वो तो ठीक है, प्रिवेंट फैमिली मेंबर, ऐसा नहीं कि भाई आपका फैमिली मेंबर किसी पार्टी के लिए जुड़ा हुआ है, प्रिवेंट फैमिली मेंबर टू पार्टिसिपेट। आपके जितने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वाले हैं, डिपेंडेंट वाला जो फॉर्मूला मैंने फैमिली का बताया था वही लागू है, प्रिवेंट फैमिली मेंबर टू पार्टिसिपेट इन सबवर्सिव एक्टिविटीज। अब देखिए, अभी आप कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो डिमांड कर रही है उसमें क्यों ना जाए, देखिए इथिकली बात अलग है, लेकिन वो गवर्नमेंट उसे सबवर्सिव एक्टिविटी ट्रीट कर रही है, बैन कर रही है, तो आप उसमें आपके फैमिली मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये नहीं माने, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट इसको रोकना है, अनेबल, गवर्नमेंट सर्वेंट अनेबल टू डू सो, क्या करेंगे, तुरंत आप अपने बॉस को बताइए, देखिए जी मेरा बात नहीं मानता है, मेरा फैमिली मेंबर है, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट को बता दीजिए, ये तो जा ही रहा है, देखिए इस आंदोलन में इसमें जा रहा है, जिसको आप सबवर्सिव एक्टिविटीज मान रहे हैं, गवर्नमेंट विरोध कर रही है, तो ये इसमें जा रहा है, तो आप तुरंत बताएंगे, नहीं बताएंगे तो यू विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये आपको ध्यान रखने हैं। देखिए दैट इज रूल 5। हम रूल 4 की बात यहां नहीं किए हैं, और हम लोग जरा आज, ठीक है, रूल 6 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, थोड़ा बचे हुए रिमेनिंग जो लीव रूल हैं उसको भी हम लोग पूरा